नमस्कार। इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बीजेपी की बैठक में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से 2022 तक बीजेपी यूपी में कामयाब रही। 2024 में भी बीजेपी वोट पाने में सफल रही है। सीएम योगी ने कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। इस बैठक में आगे की रणनीति के साथ ही लोकसभा चुनाव के परिणाम और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के दिग्गज शामिल हुए। 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। और कार्य समिति की इस मीटिंग में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने बीजेपी और पीएम मोदी पर भरोसा जताया है और ये बता दिया है कि देश किसके साथ है। जेपी नड्डा ने कहा कि बाकी पार्टियां किसी एक खास इलाके तक आपको नजर आएंगी, लेकिन बीजेपी पूरे देश में है। बीजेपी देश की एकमात्र पार्टी है जिसे देश के हर हिस्से में समर्थन मिला है। इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। और इसीलिए हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। ये भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के
बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता होती है कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में, तो उसका उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में। अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है, ये हमको समझ। और इसी कार्य समिति की बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को नसीहत दी। उन्होंने अखिलेश को कांग्रेस से सावधान रहने को कहा। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी शक्ति से, अपने दम पर कहीं नहीं जीतती, बल्कि सहयोगियों की शक्ति का वो इस्तेमाल करती है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली, लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि चुनाव में जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। क्षेत्र की, जिले की, मंडल की होती है। पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम को बताया गया। विकास जो केंद्र और राज्य कर रहा है, किस प्रकार हमारी अंतिम जो कार्य समिति होती है वो मंडल की होती है, उस तक बात पहुंच सके। उपचुनाव की पूर्व संध्या पर एक कार्य समिति हो रही है, तो किस प्रकार से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाए, उत्तर प्रदेश की जनता को जंगल राज से बचाया जा सके। हालांकि इसी बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक एक तमाशा है, इसमें जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति सिर्फ एक ढोंग और तमाशा है। यह दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी की कार्य समिति में ना तो प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, न बेरोजगारी महंगाई पर चिंतन हो रहा है। पेपर लीक जो दिन पर दिन हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसकी कार्य समिति में कोई चर्चा नहीं। वहीं इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। रामगोपाल यादव ने कहा कि देश भर में हुए उपचुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है। अब बीजेपी की पोल खुल चुकी है। भाजपा का जो झूठ का राज चल रहा है बहुत दिनों से, धीरे धीरे जनता समझने लगी और इसलिए 13 जो उपचुनाव हुए थे उनमें बीजेपी केवल 2 जीत सकी, 6 उसमें 10 इंडिया गठबंधन के हैं और जो निर्दलीय है वो भी गठबंधन का, समझ लिए पप्पू यादव का है। तो वो 11 जो है वो सीटें हारे, 2 जीते। ये इस बात का संकेत है कि कुछ राज्यों में, जैसे हरियाणा में होने जा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है और कुछ और राज्यों में चुनाव होने जा रहा है जल्दी ही, वहाँ हर जगह बीजेपी चुनाव हारने जा रहा है।
लखीमपुर खीरी में बहन के शव को कंधे पर ले जाने के वायरल वीडियो मामले में अब परिवार की सफाई आई है। परिवार के मुताबिक सोशल मीडिया पर चल रही खबरें झूठी हैं, उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। परिवार ने इसे लेकर लिखित बयान जारी किया है। परिवार के मुताबिक लड़की का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कराया गया था और न ही एम्बुलेंस के लिए संपर्क किया गया था। परिवार ने बताया कि अस्पताल से कार में शव लेकर निकले थे, लेकिन घर के पास पानी होने की वजह से शव को कंधे पर ले जाना पड़ा। बाढ़ की वजह से गाड़ी घर तक नहीं जा पा रही थी। क्या आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की? नहीं, उस टाइम हम बच्चे थे, हम लोगों का दिमाग नहीं काम किया, हम किससे क्या मांग करें, क्या नहीं करना चाहिए। प्रशासन की तरफ से कुछ लोग आए हैं आपके पास की मदद की, कुछ बात कही हो या कोई प्रशासन के लोग आए हैं? फ़ोन से बातें हुई, बाकी कोई शायद अभी तक हमारे हिसाब से कोई नहीं आया। लोगों से फ़ोन से बातें हुई, अगर हम मदद मांगते तो शायद हो सकता था कुछ। और इसी मसले पर आज परिजनों से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की और परिवार को 50,000 की आर्थिक मदद दी। अजय राय ने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। दिक्कत है तभी तो कंधे पर अपनी बहन को लेकर आया। तो आज कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग यहाँ आए, हमारे एक कार्यकर्ता साथी, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको 50,000 रुपये का सहयोग भी किया है और आगे भी जो भी सहयोग होगा हम इस परिवार के साथ करेंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ बहुत ही परेशान और बहुत दिक्कत में हैं और ये सरकार केवल झूठे वादे कर रही है, झूठी बात कर रही है, कहीं पर भी कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं चल रही है इनकी। बाराबंकी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। जमीन कब्जा कर स्कूल बना दिया गया था। प्रशासन ने जमुरिया नाले से कब्जा हटाया। पिछले 1 महीने से जिला प्रशासन इस अभियान पर काम कर रहा है और यहां नाले की सफाई की जा रही है। स्कूल और घरों को। और अगली खबर कासगंज से। हाथरस कांड के बाद चर्चा में आए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का आज जन्मदिन है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्त कासगंज के बहादुर नगर धाम पहुंचे। हालांकि इस बार पहले की तरह कोई सजावट नहीं थी। भक्त प्रसाद लेकर और माथा टेककर चले गए। सुबह से ही यहां पर भक्तों की भीड़ नजर आई। कोतवाली पटियाली क्षेत्र के बहादुर नगर में बाबा का आश्रम है। लखनऊ में फर्जी दारोगा अरेस्ट किया गया है। कृष्णानगर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है। इस पर लड़की को शादी का झांसा देने का आरोप भी है। सत्यम नाम का यह शख्स है जिस पर पहले भी ठगी और चोरी के कई केस दर्ज हुए हैं। वर्दी पहन करके लोगों को झांसे में लेना, लोगों के साथ छल कपट करके और लोगों को वसूली करना, इसका एक काम है। इसकी लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। पहले भी ये इस तरह से बरेली और बस्ती से जेल जा चुका है। प्रतापगढ़ से ये 364A में गया है और 2 बार ये चोरी में गया है। यहाँ तक कि गोमती नगर के में एक इंस्पेक्टर साहब के परिवार के यहाँ भी इसने चोरी किया, उसमें भी ये गया है। फतेहपुर में संदिग्ध हालात में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। खेत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामला संभरी गांव का है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। ऐसा है, मैंने बताया कहीं जोताओं में कल के आवा है कि घटना का कैसा हुआ, को मारा को का सतकीन ना। तो कैसे आप क्या मानते, ट्रैक्टर से पलटे से घटना हुई या मारा गया, क्या कहते हैं? मारा गया है साहब। अच्छा। नहीं, गाड़ी वहाँ खड़ी है, लड़का मोह पर है। गाड़ी वहाँ खड़ी है, लड़का मोह पर है। गोरखपुर में एसएसपी ने लंबित मुकदमों के निपटारे को लेकर सभी थानेदार को अल्टीमेटम दिया है। खासतौर पर धोखाधड़ी और जमीन से जुड़े केस को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। वांटेड बदमाशों पर इनाम बढ़ाने और कुर्की की कार्रवाई को भी कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थानेदारों को पेंडिंग केस के निपटारे की समीक्षा की गई। विशेष रूप से जो 419-20 और धोखाधड़ी के मामले हैं उनकी समीक्षा की गई है। जिन जिन मामलों में अभी कार्रवाई होना शेष है उन सभी मामलों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं।
काफ़ी मामलों में अभी NBW लिए गए हैं। उन सभी अभियुक्तों के रिवॉर्ड घोषित किए जा रहे हैं और उनकी 82 और 83 की कार्रवाई की जा रही है। जिन मामलों में ऑलरेडी चार्जशीट लग गई है और ऐसे अभियुक्तों के ऊपर और भी मुकदमे हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। फतेहपुर में कोतवाली परिसर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने लाठी करतब दिखाया। मामला सदर कोतवाली का है, जिस पर VHP के प्रांतीय उपाध्यक्ष ने कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र पांडे ने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेगा। यदि दोषी व्यक्तियों को, चाहे पुलिस परिसर का कोतवाली परिसर के अधिकारी हो या ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हों, इन लोगों ने जो किया है, यदि दंडित नहीं किया जाता है तो विश्व हिंदू परिषद निश्चित रूप से आंदोलन करेगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन की होगी। उधर पीलीभीत में पड़ोसी ने शादी वाले घर में घुसकर मारपीट की है। शादी नहीं बुलाने से पड़ोसी नाराज था। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोट आई है। मामला कटिहार वाली गली का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। हमारे यहाँ चिकित्सालय में अभी जो है इमरजेंसी में 4 चुड़ैल आए हैं, ठीक है, जिनका कि मेडिकल परीक्षण कर दिया गया है, ठीक है। प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है, उपचार के बाद उन्हें भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आपसे झगड़ा है उनका, नई बस्ती से आए हैं। इधर आगरा में पलायन का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने घर के बाहर पलायन का पोस्टर लगाया है। मलपुरा का ये मामला है। दूसरे समाज के लोगों पर जमीन कब्जाने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि कई बार वो शिकायत कर चुकी हैं। पलायन की खबर पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और अब जांच की शुरुआत की गई है। इसको लेके अगर हम शांत हो जाते हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, वो दबंग हैं। 100 की बस्ती है करीब उनकी, मेरा एक ही घर है। उन्होंने समाधि को तो हम लोग पूजा करने जाते हैं डेली। हम सुबह ही जैसे गए तो उसको तोड़ करके उन्होंने सीढ़ी बना दी है, दुकान बना दी है। तो हम लोग इतने मजदूर इधर जाते निकल कहते हैं साले गोली मार देंगे जान से। वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम किसी तरह से उनसे इतने भयभीत और डर गए हैं कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और हम अपने प्लान करने की तैयारी में पूरी। हमारा सहयोग नहीं किया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इधर बागपत में एक दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। गाजियाबाद से बागपत बारात आई थी। दूल्हा वीरेंद्र हेलीकॉप्टर से पहुंचा था। दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई देखने के लिए यहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हमें ये कहा कि हम जो अपनी हमारी लड़की लेके जाएंगे वो हेलीकॉप्टर से लेके जाएंगे। तो फिर हमने अनुमति ली प्रशासन से, अपने यहाँ ग्राउंड दिखाया और प्रशासन ने भी हमें काफ़ी इसमें मदद करी। SDM मैडम ने भी, ADM साहब ने भी, और तत्काल इसमें मतलब हम बड़ी जहाँ कानून के हिसाब से पुलिस ने मदद करी। हमने इसमें परमिशन मांगी उन्होंने और दे दी और इससे हमारी मतलब लड़की की विदाई हेलीकॉप्टर द्वारा हो गई, जिसमें कि सभी का सहयोग रहा। गाँव वालों ने भी काफ़ी उत्साहित हुए। इधर फतेहपुर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया। रद्दी के बीच में गांजा छिपा कर रखा था। 150 किलो गांजे की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उड़ीसा के रहने वाले हैं ये दोनों ही तस्कर। फतेहपुर के राजेश को डिलीवरी देनी थी, उससे पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर में एक शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक लड़के पर गोली चला दी। गोली लगने से घायल लड़का अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर ले जाया गया। मामला ग्राम मटौरा मान का है। घायल के भाई की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रॉपर्टी डीलर को तंत्र मंत्र के जरिए परेशानियों से निजात दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए और आश्रम के लिए करोड़ों की जमीन हथियाने का आरोप है। काफी दिनों से प्रॉपर्टी डीलर परेशान था और एक दोस्त की सलाह पर अंबेडकर नगर में रहने वाले एक का तंत्र मंत्र के घर पहुंचा। उनसे मदद मिल सकती है, ये जानकारी उसके दोस्त ने दी। मिश्र ने फोन पर किसी से बात कराई और पूजा पाठ के नाम पर साल 2019 से 2024 के बीच कुल 17,28,600 रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि गुरु आश्रम बनवाने के नाम पर उससे
पकरी गांव में जमीन भी धोखे से लिखवा ली गई। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज हो चुका है। अजीत कुमार गुप्ता निवासी कम्हारी, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है थाने पर आकर कि वो पूजा पाठ या देवी आपदा से पीड़ित हैं और सुशील कुमार मिश्र उनके संपर्क में आए तो 2019 से लेकर 2024 तक लगभग 17 लाख रुपए और ग्राम पकड़ी में एक ज़मीन है 0.129 हेक्टेयर, वो भी उन्होंने दान में लिखा ली है। इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर 482/24 अंडर सेक्शन 420, 406, 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हरदोई में 50 गांव से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों ने जान बचाने के लिए पलायन शुरू कर दिया है। 4 तहसील के गांव बाढ़ की जद में हैं। प्रशासन ने भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। संपर्क मार्ग पानी में डूब चुके हैं। वहीं गर्रा और रामगंगा नदी में भी जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रामगंगा नदी खतरे के निशान से 0.5 अंक ऊपर और गर्रा नदी खतरे के निशान से 1.48 पॉइंट ऊपर है। इधर दिखा। न्यूज़ 18 आपको लाया है ग्राउंड जीरो पर। बाढ़ की क्या स्थितियां हैं आप देख सकते हैं। जहां जहां तक पानी नजरें जाएंगी वहां पानी ही पानी है। हम इस टाइम एक ट्रैक्टर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर हमको पार करा रहा है। अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि असलियत क्या है, क्या कहां पर। ये देखिए जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी पहुंच चुका है। किस तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ छतों पर रह रहे हैं, भूसा खराब हो चुका है। हम लोग भी इस टाइम एक ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। अब आगे आपको दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा आगे की ओर रुख करें। पानी में ट्रैक्टर कैसे निकलता है आप ये देखिएगा जरा, किस तरीके से वो पार करवाएंगे। ये बहुत एक आदमी आगे आगे जाएगा और वो रास्ता बताएगा, तब ट्रैक्टर को पार कराया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि स्थितियां बहुत खराब हैं। जहां जहां तक नजरें जा रही हैं पानी पानी है। कहीं पर कीड़े मकोड़े, कई जगह तो सांप हमको देखने को मिले। तो 4 तहसील बाढ़ से प्रभावित है। स्थिति कैसी है हरदोई में ये हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम घर जलमग्न है, हर तरफ पानी ही पानी। ये तमाम गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं, इस वजह से किसान अब परेशान हैं। और अगली खबर गोरखपुर से, जहां पर डीएम एसएसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ राहत कैंप का भी निरीक्षण किया है। आपदा पीड़ितों को राशन और मेडिकल किट दिए गए। आपको बता दें पटना घाट चौकी क्षेत्र में कई गांव बाढ़ की जद में हैं। आज डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बंधों की निगरानी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। आप स्कूल जा रहे हो बेटा? कहाँ है स्कूल, कहाँ है? नोएडा सेक्टर 78 की महागुन मजेरिया सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। निवासियों ने बताया कि सोसाइटी लॉन्च के वक्त इसे ग्रेटेस्ट सोसाइटी ऑफ नोएडा कहा गया था, लेकिन अब 12 साल बाद भी कई प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। बिल्डर ने जो भी वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। सोसाइटी के निवासियों ने साफ किया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है धरना जारी रहेगा। सोसाइटी में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। भी डेली बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर से देते हैं। कोई डिफॉल्ट नहीं है 1 रुपए का मेंटेनेंस देने में निवासियों की तरफ से। लेकिन महागुन अमित जैन जी हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले 5 साल से वो केवल डेट पे डेट देते हैं। उनसे बहुत सारी मीटिंग्स हैं, डेट्स होती हैं, मिनट्स बनते हैं, लेकिन कभी कोई भी हमारी जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, प्रॉमिस किया। रेस्टोरेंट जो है आज तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं वो। इधर अम्बेडकर नगर में डीएम एडीएम ने ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। साथ ही नाव से कटान का भी निरीक्षण किया। कटान को देखने के लिए डीएम ने ड्रोन कैमरों के भी इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। डीएम ने 50 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी। वहीं गांव वालों ने 2 पुल की मांग की है। डीएम ने जल्द ही पुल के निर्माण का भरोसा दिया है। तो वो ढूंढा जाता है, कोई डूबता वगैरह
जहाँ जगह जो घाघरा नदी के बहाव की वजह से, तेज बहाव की वजह से जो कटान हो रहा है, उसका पूरा निरीक्षण किया है। और हमारे साथ बराण प्रखंड के इंजीनियर साहब भी थे और उनको निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसको आज ही ड्रोन कैमरे से इसका पूरा सर्वे कराकर इसके लिए एक तत्काल प्रोजेक्ट तैयार करें, जिससे कि हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक नया प्रोजेक्ट तैयार करके इस जो कटान बहुत तेज़ी से हर साल हो रहा है इसको रोका जा सके। इसके साथ ही हम लोग ने पूरे गाँव में भ्रमण किया।